नमस्कार, मैं शालिनी गोयल प्रस्तुत हूँ हिंदी लेखक परिवार के YouTube मंच से अपनी एक सुंदर मार्मिक कहानी वृद्धाश्रम को लेकर। डोरबेल की आवाज़ के साथ ही सरीन साहब की आवाज़ भी आई। कहाँ हैं सब? दिवाली मुबारक जी। सब यहीं हैं, आप अंदर आइए। आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। मैंने सरीन साहब और मिसेस सरीन को बैठक में बिठाते हुए कहा। सरीन साहब हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं। हमारे मकान से बस 2 मकान छोड़कर ही उनका घर है। सरीन साहब का मेन मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर है और मिसेस सरीन मेरी ही तरह गृहिणी है। हम दोनों में अच्छी दोस्ती है। मिसेस सरीन यानी राशि और मेरी खूब पट्टी है। हम दोनों में सब कुछ साझा है। वो मेरी बहन जैसी दोस्त है। मायका दूर हो तो ये सहेलियां ही माँ बहन बनकर एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेती हैं। अपने ही घर से अलग होकर जब लड़कियां नया घर बसाती हैं तो अपनों की याद और उनसे बिछड़ने का गम दोनों ही आंखों से आंसू बनकर गिरते हैं। ऐसे में ये सहेलियां ही तो हैं जो बहन बनकर छेड़ती हैं तो कभी माँ बनकर उनकी जगह लेकर बातों बातों में सीख देती हैं। मेरा और राशि का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हम पिछले 7 सालों से साथ रहते हैं। जब हमने इस कॉलोनी में मकान बनाया था तो काफ़ी कम मकान ही बने हुए थे। हर तरफ खाली ज़मीन ही नज़र आती थी। मेरे और राशि के घर के बीच में 2 भूखंड भी खाली थे। ऐसे में जब हमारा परिचय हुआ तो मुझे सुकून आया कि कोई तो दिखाई देगा। समय के साथ हम 2 परिवारों में अच्छा मेलजोल हो गया। इस बीच मेरी बेटी की शादी हुई तो राशि मेरे साथ साये की तरह रही। शादी के बाद जब मैं बीमार हुई तो राशि सारा दिन मेरे पास ही बैठी रहती। अभी पिछले साल ही राशि के बेटे की शादी हुई है। हम सब ने भी मिलकर उसका हर काम में पूरा हाथ बटाया। आज मेरी बेटी विदेश में अपने पति के साथ खुश है तो राशि का बेटा भी बम्बई में अपनी नौकरी आराम से कर रहा है। यानी हमारे दोनों के बच्चे अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। आज मेरा और राशि का बाजार जाने का प्रोग्राम है। मुझे कुछ ऊन खरीद कर लानी है। हालांकि आजकल कोई हाथ के बुने घर में बने स्वेटर नहीं पहनता, मगर मेरी बेटी को आज भी मेरे हाथ से बने स्वेटर बहुत पसंद है। अभी वो मेरे पास ही आने वाली है। दरअसल वो माँ बनने वाली है और मैंने डिलीवरी के लिए उसे अपने पास ही बुला लिया है। कुछ मफलर मुझे वृद्धाश्रम में के लिए भी बनाने हैं, जहाँ मैं महीने में 1 बार जाती हूँ। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही एक बात है जहाँ मेरे और राशि के विचार नहीं मिलते। उसे मेरा वृद्धाश्रम से जुड़े रहना कतई पसंद नहीं। उसका मानना है कि बुजुर्गों को अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। उसके अनुसार समस्या तब होती है जब बड़े छोटों की बात नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं। खैर, राशि के इन विचारों से सहमत ना होते हुए भी मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बात खत्म कर दिया करती थी। बाजार से आते आते हम दोनों को काफ़ी देर हो गई। सूरज की लाली सारे माहौल में छा रही थी, यानी दिन ढलने वाला था। हम दोनों ने अपने अपने घर की राह पकड़ी और बाकी बातें कल करने का वादा भी किया। अभी घर पहुंचकर रसोई का काम शुरू ही किया था कि राशि का फ़ोन आया कि गांव से खबर आई है कि उसके ससुर जी का देहांत हो गया और वो लोग गांव जा रहे हैं। करीब 1 महीने बाद राशि गांव से लौटी तो उसकी सास भी उसके साथ थी। मुझे राशि का ये कदम बहुत अच्छा लगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि माँ जी को अपने साथ लिवा लाई। तुम लोगों के साथ रहकर उनका मन भी लगा रहेगा, मैंने राशि से खुश होते हुए कहा। वैसे भी अगर मम्मी जी गांव में रहती तो हमें इनकी चिंता लगी रहती और फिर रोज़ रोज़ गांव जाना भी तो संभव नहीं है। इसलिए हमने इनसे कहा कि आप हमारे साथ चलो। राशि ने जवाब दिया। राशि अब कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मैं ये साफ महसूस कर रही थी। मैंने सोचा माँ जी के आने से उसकी व्यस्तता बढ़ गई है, शायद इसी कारण ऐसा होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। साथ ही राशि और माँ जी दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो मुझे बहुत सारा दर्द दे गया और अगले 3 हफ्तों के लिए मेरे दाएं पाँव में प्लास्टर लगा गया। अपने ही घर के बाथरूम में ऐसा पैर फिसला कि मैं पैर पकड़कर बैठ गई। अपने ही कामों के लिए मैं अब दूसरों पर निर्भर हो गई, मगर राशि ने ऐसे समय में मेरा पूरा साथ दिया और मुझे खूब हिम्मत बंधाई। अपनों के साथ और प्यार से मेरा 3 हफ्तों का समय कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। आज मेरा प्लास्टर खुल गया है, बस डॉक्टर ने कुछ दिन सावधानी रखने को कहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मैं भी अपने दोनों पैरों पर दोबारा अच्छी तरह चलने लगी। राशि और माँ जी में भी सब ठीक हो चला था। हाँ, अब माँ जी हमारे साथ कम ही बैठती। अगर मैं बहुत कहती तो भी बस थोड़ी देर के लिए बैठकर उठ जाती। मेरी बेटी सिमी भी आ गई। उसने समय आने पर एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। सिमी और गुड़िया की देखभाल में मैं अब अक्सर माँ जी और राशि से सलाह लिया करती। इन दिनों माँ जी भी मुझसे कुछ खुलकर बात करने लगी थी, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता कि वो राशि के सामने एकदम चुप हो जाया करती। कभी कभी ऐसा लगता कि माँ जी और राशि दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हैं। शायद राशि को मेरा माँ जी से बात करना कम पसंद है।
लेकिन मैं इसे अपना वहम जानकर नज़रअंदाज कर देती। देखते देखते सिमी की विदाई का दिन आ गया। भारी मन और नम आंखों से मैंने अपनी बिटिया को विदा किया। सिमी के जाने के बाद घर बिल्कुल सुना सुना हो गया और खाली घर मुझे काटने को दौड़ता। इन सब से बचने के लिए मैं राशि के घर चली जाती। आज दोपहर को अचानक मुझे राशि के घर जाना पड़ा क्योंकि मुझे दही चाहिए था। मैंने सोचा जब जा ही रही हूँ तो राशि के लिए दाल की बड़ी भी ले जाती हूँ। उसे मेरे हाथ की बड़ी बहुत पसंद है। राशि के घर का दरवाज़ा खुला ही था। दो दरवाज़ों के बीच से माँ जी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो शायद कुछ खा रही थी। मेरे जाते ही उन्होंने अपनी थाली को चादर से ढक लिया। मुझे ये अजीब लगा पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माँ जी ने मुझे बताया कि राशि और सरीन साहब बाहर गए हैं, शाम तक ही लौटेंगे। माँ जी पूरे दिन घर अकेली हैं, ये जानकर मैं वहीं थोड़ी देर बैठकर उनसे बातें करने लगी। माँ जी अपनी ओढ़ी हुई चादर बार बार संभाल रही थी, जैसे मुझसे कुछ छिपा रही हूँ। अब ये मुझे खटकने लगा था। मैं घर जाने के लिए जैसे ही उठी कि माँ जी को अचानक जोर से खांसी आने लगी। मैं जल्दी से रसोई से पानी लेकर आई। जैसे तैसे माँ जी को 2 घूंट पानी पिलाया, मगर उनकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ को सहलाना शुरू किया ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले। कुछ देर बाद माँ जी की खांसी बंद हो गई और अब उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ नहीं हो रही थी। मगर तभी मेरी नज़र उस थाली पर गई जिसमें 2 सूखी रोटी और एक पुराना सूखा अचार का टुकड़ा था। अब मुझे सब समझ आ गया था कि माँ जी मुझसे क्या छिपा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सरीन साहब बेशक करोड़पति ना हो, मगर शहर के पैसे वालों में उनकी गिनती होती थी। उन्हीं सरीन साहब की माँ को आज ये खाना नसीब है। माँ जी ने मेरी तरफ देखकर एक बार फिर चादर उस थाली पर डालनी चाहिए, मगर इस बार मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अपने सिर पर हाथ रखकर मैंने उन्हें सब सच बताने को कहा। माँ जी ने आंखों से बहते हुए आंसुओं से के साथ जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। राशि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ जी की तकलीफ़ के बारे में सुनकर मेरी भी आंखें भर आईं। हम दोनों देर तक रोते रहे। घर आते समय माँ जी ने मुझे कसम देकर वचन लिया कि मैं कोई भी बात किसी से भी ना कहूँ। घर वापस आने के बाद भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। मुझे अनमना देखकर इन्होंने मुझसे जानने की कोशिश करी, मगर मैंने सिमी की याद का बहाना बनाकर टाल दिया। अब मैंने राशि के व्यवहार पर गौर करना शुरू किया। वाकई माँ जी का किसी से भी बात करना राशि को अच्छा नहीं लगता था। शायद उसे ये डर था कि माँ जी किसी को कुछ बता ना दें। सच भी तो है, जब हम गलत होते हैं तो हम डरपोक भी हो जाते हैं। मुझे जब से माँ जी के दुख और तकलीफ़ के बारे में पता चला है, मेरा मन हमेशा उधर ही लगा रहता है। मैं माँ जी के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि राशि को चोट पहुँचे। मुझे ऐसा उपाय ढूंढना था जिससे राशि को ये मालूम ना हो कि मैं उसके व्यवहार के बारे में सब कुछ जानती हूँ और माँ जी को सुख और आराम भी मिल सके। काफ़ी मनाने के बाद राशि को मैंने इस बात के लिए राजी कर लिया कि मैं एक दिन माँ जी को वृद्धाश्रम ले जाऊँगी। वहाँ पर अचार बनाने हैं और माँ जी इस काम में माहिर हैं। माँ जी के जाने से मुझे कुछ मदद हो जाएगी। वहाँ के हर काम में माँ जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने इतना खुश उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद तो मैं नए नए बहाने बनाकर माँ जी को अपने साथ ले जाती। कभी स्वेटर के डिज़ाइन का बहाना तो कभी रिजाइयों के कपड़े की खरीदारी का बहाना। राशि को भी भरोसा था मुझ पर और माँ जी भी राशि से यही कहती कि वो वहाँ सारे काम राशि और सरीन साहब के नाम से करवाती हैं। अपनी तारीफ सुनकर राशि खुश हो जाती। धीरे धीरे माँ जी मेरे साथ नियमित रूप से वहाँ जाने लगी थी। एक बार वहाँ जागरण था तो माँ जी वहाँ 2 दिन तक रुकी। एक और जहाँ माँ जी को वहाँ जाकर सुख और अपनापन मिलता, वहीं दूसरी ओर माँ जी के वहाँ जाने से राशि पर भी उनके काम का बोझ कम हो गया था। इसलिए राशि को भी अब माँ जी का वृद्धाश्रम जाना उतना बुरा नहीं लगता। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मगर एक दिन माँ जी ने राशि और सरीन साहब से कहा कि वृद्धाश्रम में सुपरवाइज़र की ज़रूरत है और वो वहाँ खुद जाकर काम करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें वहीं रहना होगा। वे दोनों इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि उनकी कितनी बदनामी होगी, लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। राशि ने हमें भी फ़ोन करके अपने घर बुला लिया। माँ जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं वृद्धाश्रम में इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ पर रह रहे लोगों की कुछ मदद कर सकूँ। तुम दोनों से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे वहाँ रहने से अगर किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है। मुझे वहाँ पर सुपरवाइज़र की जगह रहना है और जब मेरा मन होगा मैं आ जाया करूँगी। तीज त्यौहार हो या कोई शादी ब्याह, मैं सब मौक़ों पर घर आऊँगी। बेटा, मैं वहाँ उन लोगों के लिए जा रही हूँ जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अपना कुछ नहीं। अगर बुढ़ापे में दूसरों का दुख दर्द बांटने का मौका मिल रहा है तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। मगर मम्मी जी, लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाएंगे, राशि ने झुंझलाते हुए कहा। अरे बेटा, दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, फिर हम तो इंसान हैं। उनकी परवाह तुम मत करो।
माँ जी ने राशि को समझाते हुए कहा। आखिर राशि और सरीन साहब इस बात पर राजी हुए कि माँ जी सिर्फ 1 महीना वहाँ रहकर वापस आ जाएंगी। माँ जी से 1 महीने बाद हम सब मिलने गए तो वहाँ सब लोग माँ जी के काम से बहुत खुश थे। सरीन साहब और राशि के नाम से माँ जी ने संस्था को कुछ दान भी दे दिया था। माँ जी ने सुपरवाइज़र के रूप में वहाँ की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। माँ जी को ना आना था, ना ही वो वापस आई। हम सब घर लौट आए। माँ जी अब वहाँ खुश हैं, मेरे मन में भी चैन है। साथ ही राशि जैसी दोस्त भी मेरे साथ है। माँ जी ने मुझे कब क्या बताया और माँ जी का वृद्धाश्रम में सुपरवाइज़र के रूप में जाने का सच शायद राशि कभी न जान सके, और इस सच से राशि अनजान ही रहे, यही हम सब के लिए बेहतर है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी मेरी आवाज़ में पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के साथ आपसे फिर मिलती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।